और कश्मीरी। कश्मीरी और डोंगरी हिमाचल और कश्मीर के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, तो कश्मीरी और डोंगरी। फिर थोड़ा हम नीचे की ओर आते हैं तो आता है पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा हम बहुतायत से बोली जाती है? बिल्कुल पंजाबी। जी, पंजाबी। पंजाब और चंडीगढ़ की राजभाषा पंजाबी। फिर थोड़ा नीचे आते हैं आप, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान छोड़ दीजिए। राजस्थान की किसी भी भाषा को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। फिर थोड़ा हम आते हैं जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ, गुजरात। ये गुजराती। जी, गुजराती। थोड़ा नीचे आते हैं फिल्म सिटी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मराठी। जी। अब एक नीचे की ओर आते हैं हम, छोटा सा एक राज्य है जो अपने खूबसूरत बीचों, समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कोंकणी। जी हाँ, आपको कोंकण रेल से याद रखना है। गोवा का जो कोंकण क्षेत्र है, महाराष्ट्र और गोवा का कुछ भाग है कोंकण, वहां पे कोंकणी बोली जाती है। तो कोंकण रेल से आपको याद रखना कोंकणी। फिर आ जाइए कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़। कन्नड़। बहुत अच्छे। फिर थोड़ा नीचे आते हैं मलयालम, केरल में। फिर उसके बाद में रजनीकांत का राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल। जी। थोड़ा ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलुगु। तेलुगु। बिल्कुल सही। फिर थोड़ा और ऊपर आइए, उड़ीसा, जगन्नाथ भगवान उड़िया। का उड़िया सर। उड़िया। उड़िया भाषा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उड़िया। फिर रसगुल्लों का राज्य बंगाल, बंगाली। बंगाली सर। बंगाली या बांग्ला, है ना। बांग्ला। फिर हाँ, हम आते हैं, हाँ जी, फिर हम आते हैं मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी। 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 मणिपुर में मणिपुरी। आसाम असमी। असमी वाले। असमिया। 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 हाँ। आपको पता है, पहले हमें अखबारों में और समाचार पत्रों में और समाचारों में सुनाई देता है कि असम में एक संगठन है जो अपने लिए अलग लैंड की मांग करता है। कौन सा? बोडोलैंड। तो बोडो वहाँ की एक भाषा है। बोडोलैंड। जी हाँ, तो बोडो भी वहाँ की एक भाषा है जो इसमें सम्मिलित है। ठीक है। नागालैंड। जी हाँ। फिर हम आते हैं बिहार। बिहार के कुछ भागों में संथाली। भोजपुरी। नहीं, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। भोजपुरी अभी सम्मिलित नहीं हुई है 8वीं अनुसूची में। हाँ? तो संथाली यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश मैथिली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में मैथिली भी बोली जाती है। तो इस तरह से आपकी ये 22 भारतीय भाषाएं आप देख सकते हैं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, हिंदी, संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन सी भारतीय भाषाएं, आपको कभी ये दे दिया जाए ऑप्शन कि क ख ग घ कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है या कौन सी सम्मिलित है, तो अब आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न इसमें? जी है सर। कोई प्रश्न तो नहीं है? चलें आगे। चलिए। जी, तो अब एक और बात आती है कि भाषाई आधार पर देश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में सर। जी, 3 क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क, ख और ग। लेकिन इन्हें याद कैसे रखें? कभी आपके पास प्रश्न आ जाए कि गुजरात को कौन से क्षेत्र में रखा गया है या चंडीगढ़ को कौन से क्षेत्र में रखा गया है, तो आप कैसे याद करेंगे? तो फिर इसके लिए सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब है, वो राज्य जहां पर सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और हिंदी को उसने अपनी राजभाषा बना रखा है,
वो राज्य आप देखेंगे जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी क्षेत्र वाला पट्टा है, हिमाचल, आपका हरियाणा, उत्तराखंड, है ना, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पे आप ये देख रहे हैं हरा रंग, यहाँ पर हरियाली, यानी कि यहाँ ये क क्षेत्र में आते हैं। फिर ख क्षेत्र वो जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी को भी साथ लेके चल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिंदी को भी एक राजभाषा के रूप में अपनाया हुआ है। तो वो आता है पंजाब, पंजाब के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, और आपका दादर नागरा है ना, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार कौन से क्षेत्र में आता है, तो क्या बताएंगे आप? खा क्षेत्र में। क क्षेत्र में कैसे? देखिए, अंडमान निकोबार किसके लिए प्रसिद्ध है? हम हाँ, केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन अंडमान निकोबार का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? बिल्कुल, बिल्कुल, काले पानी की सजा। तो वहां पर अंडमान में कोई भाषा नहीं थी, वो तो आदिवासी इलाका पूरा, तो छोटी छोटी जनजातियां वहां रहती थी। तो अंग्रेजों ने वहां पे काले पानी की सजा दे करके यहाँ से क्रांतिकारियों को भेजा, स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा, तो वहां पर उन्होंने हिंदी चला दी। आज वहां पर पूर्णतः हिंदी बोली जाती है, और वो क क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। इनके अंतर्गत ये निम्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और ग क्षेत्र में एक लाइन में उत्तर आएगा ग क्षेत्र का, उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र और ख के अलावा सभी ग में आते हैं। ठीक है, तो एक एक का आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पिछला है, मैं 2019-20 का है, अभी 20-21 का जो आया है लक्ष्य जो दिया जाता है पत्राचार का। देखिए, राजभाषा नियम और अधिनियम, राजभाषा नियम और अधिनियम को लागू करने का जो काम होता है वो करता है राजभाषा विभाग, और राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो गृह मंत्रालय हर वर्ष राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित करता है। तो वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। क से क क्षेत्र और ख क्षेत्र को जो मूल पत्राचार होगा, जो पत्र लिखा जाएगा, वो 100% हिंदी में होगा, और ग क्षेत्र के साथ 65%। इसी तरह से ख क्षेत्र क और ख से 90%, और ग क्षेत्र के साथ 55%, और ग क्षेत्र क के साथ 55, ख के साथ 55 और क के साथ 55, तीनों के साथ 55% मूल पत्राचार हिंदी में करेगा। ठीक है? धारा 3 ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है 1963 राजभाषा अधिनियम की। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार सभी जो कागजात आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये न केवल हिंदी और अंग्रेजी, किंतु हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी होने अनिवार्य है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसमें संकल्प, सामान्य आदेश, परिपत्र आदि, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक और निर्णय, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, सूचनाएं, निविदा प्रारूप और संसद के किसी एक सदन अथवा दोनों सदन के सामने रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, आरक्षण चार्ट। हमने आरक्षण चार्ट इसमें जोड़ दिया। रेलवे, तो इन सभी ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जितने भी प्रपत्र हैं, ये सभी द्विभाषी जारी करना अनिवार्य है। राजभाषा
द्विभाषा में मतलब इंग्लिश और हिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी। और राजभाषा नियम और अधिनियम के अनुसार इसका जो क्रम होगा, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी। ठीक है। राजभाषा नियम 1976, इसके अंतर्गत 12 नियम बनाए गए हैं। मैं आपको मुख्य नियम बता रहा हूँ। नियम 5, नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। अनिवार्य है, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर आपको हिंदी में ही दिए जाने हैं। यदि अंग्रेजी में देते हैं तो ये एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। एक और आता है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं? कोई भी कर्मचारी जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली। देखिए, माध्यम हिंदी होना चाहिए अथवा ग्रेजुएशन में हिंदी एक विषय के रूप में, तो ये माना जाएगा कि वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। ठीक है। हिंदी का कार्य साधक क्या? कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा के समतुल्य या उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण किया। देखिए, प्रवीण के लिए तो हिंदी माध्यम है और यहाँ पर हिंदी एक विषय के रूप में है, तो इन्हें कहा जाएगा कार्य साधक। अथवा उसने प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो वह कहलाएगा कार्य साधक। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई कार्य साधक की आवश्यकता क्यों? प्रवीणता प्राप्त और कार्य साधक में मोटा मोटा अंतर ये समझ लीजिए कि प्रवीण वो होता है जो हिंदी में बहुत अच्छा काम कर सकता है पूरी तरह से कुशलता से, और कार्य साधक वह व्यक्ति जो काम साध सकता है, काम काम निकाल सकता है हिंदी में, तो उसे कहेंगे कार्य साधक। किसी भी कार्यालय में 80% स्टाफ, किसी भी कार्यालय में यदि 80% स्टाफ कार्य साधक होते हैं तो उस कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है गजट में। जो भारत सरकार का जो गजट राजपत्र जारी होता है उसमें उसको अधिसूचित किया जाता है और फिर उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह 100% कार्य हिंदी में करें। और जितने भी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हैं उनके लिए एक नया प्रशिक्षण, पारंगत प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। उन्हें पारंगत प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। नियम 10(4), जैसा कि हमने आपको बताया, नियम 10(4) कहता है जिस कार्यालय के 80% स्टाफ सदस्य उन कार्यालयों को गजट में अधिसूचित किया जाएगा। ये जितने भी प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं उनको व्यक्तिगत आदेश जारी करेंगे उनके विभाग अध्यक्ष। जो विभागाध्यक्ष हैं, जो आपके एचओडी हैं, वो आपको प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत आदेश जारी करेंगे। उसमें एक सूची होती है और उन्हें ये कहा जाएगा कि अब आपको अपना सारे कामकाज हिंदी में ही करना है। नियम 11 कहता है कि सभी प्रकार के मैनुअल, कोड, प्रक्रिया संबंधी समस्त साहित्य, लेखन सामग्री द्विभाषीय रूप में तैयार करवानी चाहिए। नियम 12 कहता है कार्यालय प्रमुख का, देखिए नियम बन गए हैं लेकिन नियम और अधिनियम जो भी हैं उन्हें लागू करवाने का जो उत्तरदायी है वह विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख का दे दिया गया है। तो कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम में नियमों का पालन सुनिश्चित करे, उपयुक्त व प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे। अब यदि आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं करता हिंदी में, नहीं करना, क्या कर लेंगे भाई? आपको हिंदी में नहीं काम करना आता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्राज्ञ प्रशिक्षण, पारंगत प्रशिक्षण, और आपको प्रवीण किया जाएगा। और आप जानबूझ के यदि कोई हिंदी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है या कार्य नहीं करता है तो प्रधान, जो कार्यालय प्रधान है, वह चाहे तो आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।
तो अब हम क्या, एक होती है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य होता है कि राजभाषा का कितना प्रचार प्रसार हुआ, कितना उन नियमों को लागू किया गया, जो लक्ष्य हैं उनको हासिल किया अथवा नहीं, तो उसकी समीक्षा की जाती है। तो समीक्षा के लिए एक समिति बनी हुई है, जिसे कहते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ये अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। जैसे क्षेत्रीय स्तर पर होगी तो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति हेडक्वार्टर में जो हमारे पश्चिम रेलवे में है, तो उससे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहा जाता है और उसका अध्यक्ष महाप्रबंधक स्वयं होते हैं। इसी प्रकार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास, उसके अध्यक्ष उस शहर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बनाया जाता है। मान लीजिए मैं अहमदाबाद का अगर आपको उदाहरण दूं तो अहमदाबाद में नगर आयकर आयुक्त जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वो उसके इसी प्रकार अलग अलग राज्य नगरों में अलग अलग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हर 3 महीने में आयोजित की जाती है और जो पिछली तिमाही है उसकी समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 6 महीने में एक बार आयोजित की जाती है, यानी साल में 2। कारखाना या मंडल या स्टेशन पे जो आयोजित समितियां हैं उनकी बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं। रेल मंत्रालय में सलाहकार समिति होती है, हिंदी सलाहकार समिति, और वो इस अब क्या करें, आपको जो लक्ष्य दिए हैं छोटे छोटे कदमों से चलते हुए आप बड़ी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। तो फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखें और उनका समुचित रिकॉर्ड रखें और संबंधित आंकड़े तिमाही रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। शाखा स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हों। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। रबड़ की मोहरें, विजिटिंग कार्ड और पत्र शीर्ष लेटर हेड द्विभाषी हो। हिंदी फाइल अनिवार्य रूप से शाखा कार्यालय में रखी जाए। सभी फाइलों, रजिस्टरों आदि पर शीर्षक द्विभाषिक हों। धारा 3(3) के तहत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी हों। प्रचार सामग्री, प्रकाशन, लेखन सामग्री की मदें द्विभाषी छपवाई जाए और सभी नाम बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट, सूचनाएं, नोटिस आदि द्विभाषी अथवा त्रिभाषी हों। अब हम यहाँ त्रिभाषी क्यों कह रहे हैं? लोगों ने स्टेशन पे देखे होंगे, वे जगह जहाँ पर सार्वजनिक जहाँ हम जनता से सीधा सीधा व्यवहार करते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर 3 भाषाओं में अगर क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो आपको बोर्ड के ऊपर सबसे पहले गुजराती, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखाई देगा। यह अनिवार्य है और यही इसका सही क्रम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? और क्षेत्रीय फिर हिंदी फिर इंग्लिश। क्षेत्रीय फिर हिंदी फिर अंग्रेजी। कई कई जगह पे तो हमने 4 भाषाओं में भी देखे हैं बोर्ड। जैसे मान लीजिए नवापुरा स्टेशन है, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे है। आधा स्टेशन गुजरात में आता है, आधा स्टेशन महाराष्ट्र में आता है। तो वहाँ पर सभी बोर्ड 4 भाषाओं में है और इसी प्रकार जो उद्घोषणाएं होती हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, वह भी 3 या 4 भाषाओं में होती है। जो पहले क्षेत्रीय भाषा आएगी, फिर हिंदी होगी, फिर अंग्रेजी होगी। ठीक है। ध्यान देने योग्य एक और बात है कि कार्यालय शाखा स्तर पर तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाए। जनसंपर्क से संबंधित सभी सूचनाएं द्विभाषी हों। आम जनता तथा प्रशासनिक कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी हों। सभी कंप्यूटर पर यूनिकोड इनेबल किए जाएं। यूनिकोड की सहायता से कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को कराया जाए और तिमाही रिपोर्ट निश्चित समय पर शाखाओं से क्षेत्रीय कार्यालय भिजवाया जाए। यूनिकोड तो हम सभी जानते हैं ना आप लोग यूनिकोड क्या है? यूनिकोड के बारे में पता है सबको?
पता है सर। नहीं हाँ, मालूम। नहीं मालूम। नहीं पता है सर। तो ओके, क्या है, नहीं मालूम। अच्छा। आप सभी कौन से पदनाम हैं आपके? आप कौन से पदनाम हैं? आपका पदनाम क्या है? अच्छा, आपके आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल है ना? हाँ जी। कंप्यूटर पे भी सब लोग काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। वो अपनी थोड़ा भाषा में काम करने के लिए है मोबाइल कंप्यूटर पर, वही है हाँ, इसमें। कर सकते हैं ना? देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये कंप्यूटर के प्रयोग से पहले किस चीज से टाइप किया जाता था? टाइप टाइपराइटर करने से। के टाइपराइटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टाइपराइटर। अब आप जानते हैं कि एक टाइपराइटर पर क्या एक से अधिक भाषा में बात हो सकती थी? नहीं सर। एक नहीं, इंग्लिश टाइपराइटर पर अगर अंग्रेजी का है तो सिर्फ अंग्रेजी में ही टाइप करेगा। अंग्रेजी। हाँ, एक ही टाइप करेगा जी। कंप्यूटर में कर सकते हैं। कंप्यूटर में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जब कंप्यूटर आया और कंप्यूटर में इस तरह के जब व्यवस्था हुई कि भाई एक से अधिक भाषाओं में आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो टाइप तो होने लगा, लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या हुई कि अलग-अलग प्रोग्राम होने लगे। कोई लिपि, कोई श्रीलिपि, कोई आपका चाणक्य में, कोई आकृति में, कोई सरल में। दिक्कत क्या होने लगी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो फ़ॉन्ट की तो सुविधा होती नहीं है आपके वहाँ। तो मान लीजिए मैंने सरल में कोई टाइप करके आपको सेंड किया और आपके वहाँ सरल नहीं है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा और फिर वो फ़ॉन्ट कुछ भी बन जाता था। कोई कुछ भी आड़े-टेढ़े हो जाते थे, हम पढ़ ही नहीं सकते। तो जो भाषाओं के ऊपर अध्ययन करने वाली एक समिति है, उसने ये काम किया कि जो सभी भाषाएँ उनको कोडिंग देना शुरू कर दिया। चूँकि आप सभी सिग्नल और अ, टेली टेलीकम्युनिकेशन से हैं, तो आपको पता होगा कोडिंग क्या चीज़ होती है। तो कोडिंग जब उन्होंने देनी शुरू की, तो यही जो एक कीबोर्ड है, अंग्रेजी का कीबोर्ड है, इसमें कोई एक की दबाने पर आप वो अक्षर या वो वर्ण लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोडिंग की गई, उसे कहा गया यूनिकोड। हिंदी का कोड HI है। तो जब हम अंग्रेजी में हिंदी टाइप करते हैं, तो ये यूनिकोड के माध्यम से होता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फ़ाइल ट्रांसफ़र आराम से होने लगी। आप यहाँ से अपने अमेरिका बैठे किसी दोस्त को हिंदी में फ़ाइल सेंड कीजिए, उसको वहाँ हिंदी में दिखाई देगी, हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी में प्रिंट लेगा। आप अपने मोबाइल पर जो हिंदी में वेबसाइट देखते हैं, कंप्यूटर पे वेबसाइट देखते हैं, तो वो यूनिकोड में बनी हुई है। क्योंकि ये सर्वग्राही फ़ॉन्ट है, यूनिवर्सल फ़ॉन्ट है, इसलिए आपको ये हिंदी में दिखाई देती है। तो अब समझ में आ गया आपको यूनिकोड क्या है? समझ आ गया ना? जी जी। हाँ, चलिए। अब ये तो बात थी कि मुझे हिंदी में काम करना है। ये मेरा संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि मुझे हिंदी में काम करना ही करना है। ठीक है? लेकिन मुझे हिंदी में काम करने से फ़ायदा क्या? भाई हिंदी में काम करने से कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं काम करूँ तो मुझे फ़ायदा मिले। तो राजभाषा हिंदी में काम करने पर अनेकों पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जिसकी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन योजना है। जो प्रबोध प्रवीण और पाठ्य योजना है, वो प्रशिक्षण यदि आप 70% से अधिक अंक लाने पे करते हैं, तो आपको इसके सामने लिखी हुई राशि 55 से 59 तक कितना, 60 से 69 तक कितना, इतनी राशि आपको एकमुश्त प्रदान की जाती है। ठीक है? हिंदी टंकण में आशुलिपि परीक्षाएं विशेष योग्यता से उत्तीर्ण करने पर आपको, ये हिंदी टंकण में आशुलिपिक लिपिकों के लिए है, उन्हें ये परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। निजी प्रयत्न से यदि आप हिंदी परीक्षाएं पास करते हैं, तो आपको एक मुश्त राशि 1600, 2400 और 1500, 1600, 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
इसी प्रकार यदि कोई अंग्रेजी टाइपिस्ट है और वो हिंदी में टाइपिंग करता है या अंग्रेजी आशुलिपिक है, स्टेनो है, वो हिंदी में अपना काम करता है, तो उन्हें कार्य की मात्रा के आधार पर 240 और 160 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कार दिया जाता है। एक हिंदी भाषी अधिकारी जो पूरे वर्ष भर में 20,000 शब्द या हिंदीतर अधिकारी वह अधिकारी जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो ग क्षेत्र से हैं, यदि वो 10,000 शब्द हिंदी में डिक्टेशन देते हैं तो उन्हें 5-5 हजार रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना। तो वित्तीय वर्ष के दौरान टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन में कम से कम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने के लिए प्रत्येक यूनिट के 10 कर्मचारियों को ये प्रदान किए जाते हैं। 5-5 हजार रुपए के 2, 3-3 हजार के 3 और 5-5 हजार के 2-2 हजार के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हिंदी में कार्य करने। 20,000 शब्द डायरी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि प्रथम पुरस्कार क्या है। इसी प्रकार रेल मंत्री वार्षिक हिंदी निबंध प्रतियोगिता है, उसमें जो निबंध का विषय होता है उस पर निबंध लिखने पर आपको यदि राजपत्रित व राजपत्रित कर्मचारी हैं उनके लिए 6,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है और 4,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार है। प्रकार निबंध वाक टिप्पण आलेखन प्रतियोगिताओं के लिए क्षेत्रीय रेलवे एवं अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड ये कार्यालयों को प्रदान की जाती है। उन कार्यालयों को 7,000 रुपये की नकद राशि और शील्ड साथ में प्रदान की जाती है। महाप्रबंधक द्वारा भी राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अभी आप हिंदी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आपका नाम प्रधान कार्यालय भिजवाने पर आपको महाप्रबंधक के महोदय के हाथों प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार योजना, जिस प्रकार महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसी प्रकार रेल मंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें नगद पुरस्कार 3,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र होता है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लिखन, रेलवे कर्मचारियों द्वारा पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी रेल विषयों से संबंधित पुस्तकें लिखने पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 20,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 10,000, तृतीय पुरस्कार 7,000। आपके मैं बता दूं, श्री पारसनाथ प्रजापति जी जो जिस टेबल पे मैं भी बैठा हूँ उस पर बैठ करके यहाँ काम करते थे, मुख्य अनुदेशक थे, उन्हें इसके लिए पुरस्कार मिला है, द्वितीय पुरस्कार। फिर यदि आप कहानियां या उपन्यास लिख सकते हैं और आपके अंदर ये काबिलियत है तो कम से कम 100 प्रश्नों के पुस्तकें लिखने पर आपको 20,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। आपका कहानी संग्रह या उपन्यास हो तो उसके ऊपर आपको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, यदि कविताएं, गजल, गीत इत्यादि आप अपना संग्रह प्रकाशित करवाते हैं तो उसके लिए आपको पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रेल यात्रा वृत्तांतों पर पुरस्कार योजना है, ये वर्ष में एक बार रेलवे बोर्ड से आता है, उसमें भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है और ये रेल यात्राओं पर अपना वृत्तांत लिख करके वहाँ भिजवाए। प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय 8,000, तृतीय 6,000 और 5 पुरस्कार सांत्वना 4,000। फिर अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव, हिंदी के नाटकों में भाग लेने पर और जीतने पर आपको स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि प्राप्त की। फिर आपके मंडल से, प्रधान कार्यालय या रेलवे बोर्ड से कोई भी पत्रिका जारी की जाती है, उसमें यदि आपके लेख आते हैं तो आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, यह गृह मंत्रालय की योजना है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव, जिसका प्रथम पुरस्कार है 2 लाख रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह। द्वितीय पुरस्कार 1,25,000, तृतीय पुरस्कार 75,000 और 10,000 के 10 पुरस्कार। हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव गृह मंत्रालय की ही है। जो पुस्तक आपने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के लिए भेजी है, उसको यहाँ भी आप भेज सकते हैं, यहाँ भी आप उसके लिए प्रविष्टि दे सकते हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 75,000, तृतीय 60,000 और 33,000 प्रोत्साहन पुरस्कार। फिर आपने जो आपके यहाँ से जारी पत्रिकाओं में अपने लेख दिए थे, वही लेख आपको गृह मंत्रालय की इस योजना में भेजते हैं, तो आपको पुरस्कार चयन होने पर प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। अब आपको यदि कोई शंका हो, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई शंका है? हाँ पीडीएफ जी, डाल देना तो पीडीएफ जिसका डाल PDF दीजिए। हो तो पीडीएफ डाल देना सर थोड़ा। पीडीएफ तो ठीक है। आप सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं? जी सर। हाँ, तो एंड्रॉइड फोन में अभी आप देखें, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर रेल राजभाषा लिखेंगे तो क्रिस की बनाई हुई एक ऐप आपके सामने आएगी, रेल राजभाषा। क्रिस की बनाई हुई ऐप है जी जी जी। तो इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको शब्दावली भी मिलेगी, प्रशासनिक शब्दावली है ये, और इसके अलावा जितने भी पदनाम हैं उनकी संक्षिप्तियां हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हैं, और कुछ पत्रों के नमूने भी हैं। जो हमने राजभाषा नियम अधिनियम पर चर्चा की वो है, संकल्प इत्यादि है, और विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न हो? सर ये कौन से न्यूज आर्टिकल कौन से पेपर में मतलब कहाँ पे निकलते हैं, प्रकाशन कहाँ पे? कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? सर वो जो अगर हिंदी से रिलेटेड कुछ लिखना है हम लोगों को, अगर मुझे लिखना है मान लो, एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, तो उसके लिए मैं आर्टिकल लिखता हूँ राजस्थान पत्रिका में। बहुत सही है। जी, आप राजस्थान पत्रिका में लिखते हैं। आप एक काम कीजिए, हम राजस्थान पत्रिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पत्रिका की बात कर रहे हैं जो आपके मंडल से या आपके कार्यालय से या आपके क्षेत्रीय कार्यालय से या रेलवे बोर्ड से जारी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें यदि आपका लेख प्रकाशित होता है जी, तो उसके लिए लेख कहाँ पे भेजने पड़ते हैं वो, हाँ मतलब हाँ जैसे हाँ। चित्रकूट में है ऑफिस सीआरओ का, या आप कौन से मंडल में हैं? मैं मुंबई मंडल में। मुंबई मंडल में, तो आप राजभाषा विभाग मुंबई से आप संपर्क करें, वो आपको बता देंगे कि आपको कब देना है लेख। और इसके अलावा आपके पास ओके यदि एक ओके, से हाँ अधिक क्योंकि लेख हैं, कॉम्पिटिशन आता रहता था। हाँ, उसके वो निकालते रहते हैं। तो यदि आप उनसे मिलें और आपके पास एक से ज़्यादा लेख हैं, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई आप रेलवे बोर्ड भी भेज दीजिए हमारा लेख। तो अगर वहाँ से पत्रिका में छपता है तो, और पुरस्कार की वहाँ पर उन्होंने निर्धारित किए हुए हैं, तो आपको वो राशि मिलती है जी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलें। सर ये जो पुरस्कार की राशि ये अपडेटेड है सर? जी, ये फिलहाल तो अपडेट है मेरे पास में जो है। इसके अलावा आप जो मैंने क्रिस की आपको ऐप बताई है, उसमें आप जा सकते हैं। और आपके लिए एक और अच्छी मैं बात बता दूं, हमारे महाप्रबंधक राजभाषा हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। जी डॉक्टर सर। सुशील कुमार शर्मा हमारे महाप्रबंधक राजभाषा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, विभागीय परीक्षाओं में आयोजित जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न पत्र आता है, उससे संबंधित 1025 प्रश्न उसके अंदर हैं। उस पुस्तक का नाम है राजभाषा स्पर्धा। और वो पुस्तक आप आर के पब्लिकेशन की साइट पे जाएंगे तो वहां पर उपलब्ध है। 350 रुपए की पुस्तक है वो। उस पुस्तक के अंदर 1025 प्रश्न हैं,
इसके अतिरिक्त उसमें प्रशासनिक शब्दावली है, पत्रों के नमूने हैं, विभागीय जो पदनाम हैं वो हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, राजभाषा नियम अधिनियम इत्यादि की भी जानकारी उसमें दी गई है। और जितने भी प्रश्न हैं वो ऑप्शनल हैं, है ना, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ, आप अगर ये पुस्तक लेना चाहें तो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी रेल राजभाषा तो है ही ऐप, और इसके अलावा आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट है rajbhasha.gov.in, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की वेबसाइट है rajbhasha.gov.in, उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। जी सर। ये जो सर आपने पीडीएफ पढ़ा है, हाँ जी, जो भी शॉर्ट एंड स्वीट है, अच्छा, इसमें ओके तो बहुत जी। हाँ जी, बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई बोल रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं बोल रहे थे जी? कि आपने जो ये पढ़ा है उसकी पीडीएफ ओके, ठीक है, सर। हाँ ठीक है, हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। हाँ जी, और कोई ओके सर। प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न हो? नहीं सर। नहीं, तो समझा जाए कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और धन्यवाद मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए, अरे सर है ना? झेलने का क्योंकि चर्चा होनी चाहिए, आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लेक्चर देने नहीं आया, मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ कि आप लोगों के मन में यदि कोई अभी शंका है तो उसको हम दूर कर लें राजभाषा से संबंधित। सब सभी का क क्षेत्र में जो अलग अलग राज्य बताए हैं सर, जी, वो जरा फिर से एक बार बता देना सर थोड़ा सा। देखिए क क्षेत्र अपने मन में फिर से बिठा लीजिए, वो राज्य जहां पर हिंदी पूर्णतः से बोली जाती है, वो क क्षेत्र हो गए। वो का क्षेत्र है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर इसी तरह अंडमान निकोबार, ये जितने भी क्षेत्र हैं, दिल्ली, ये सभी क क्षेत्र में आते हैं। और वो क्षेत्र जहां पर उनकी प्रांतीय भाषा के साथ साथ हिंदी भी बराबर से चल रही है, मान लीजिए गुजरात है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है, अपने दादरा नागर हवेली है, ये सभी ख क्षेत्र में आते हैं, और इनके अतिरिक्त सभी ग क्षेत्र में, बाकी राज्य ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, तो अब समाप्त करें चर्चा को। ठीक है सर। ओके जी, चलिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास होगी क्या सर? नेक्स्ट क्लास तो अब आपको अपने सर से पूछना पड़ेगा ना, इसीलिए ना सर। है ना? हाँ जी, चलिए, मेरा तो यहीं तक ही था, मुझे कहा गया था कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।